हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को सोलिबिलिटी टॉपिक के बारे में बता रहे थे लेक्चर नंबर 11 में। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 12 के बारे में बताएंगे जो कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। इससे पहले वाला पहले वाला जो अगर वीडियो देखिएगा लेक्चर नंबर 11 में, उसमें हम बताएं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में पूरा कंसेप्ट दिया है। आज हम मुख्य रूप से आपको सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बताएंगे और हेनरीज लॉ के बारे में बताएंगे, हेनरी लॉ के लिमिटेशन के बारे में बताएंगे, उनके एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि उसका क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे, विद क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए बच्चों इधर उधर देखना छोड़ दीजिए और बोर्ड पे कंसंट्रेट हो जाइए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। हम आज टॉपिक आपको बताएंगे टॉपिक नंबर 2 सोल्युबिलिटी। टॉपिक नंबर 2 पड़ेगा कौन सा? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस के सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, ये आपका हेडिंग है। ठीक, ध्यान दीजिए। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय, जो गैस का जो सोल्युबिलिटी होता है लिक्विड में, वो दो फैक्टर इफेक्ट पहुंचाएगा। एक का नाम होता है प्रेशर, दूसरा फैक्टर का नाम होता है टेम्परेचर। तो लिखिए एक लाइन, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is greatly affected by प्रेशर एंड टेम्परेचर। दो फैक्टर इफेक्ट पहुंचाएगा। पहला फैक्टर का नाम होता है मेरे प्यारे दोस्त प्रेशर, और दूसरा फैक्टर का नाम होता है क्या चीज? टेम्परेचर। ओके, अब हम आपसे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। बच्चों सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में प्रेशर एक इंपोर्टेंट फैक्टर है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड में डायरेक्टली बढ़ेगा। तो लिखेंगे प्रेशर इज इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक इंपोर्टेंट फैक्टर है, इस पॉइंट को लिखिए। प्रेशर इज इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर solubility of gas in liquid में प्रेशर एक इंपोर्टेंट फैक्टर है। हायर द प्रेशर मोर विल बी solubility of gas in liquid। प्रेशर ज्यादा होगा, लिख दीजिए इस बात को भी। हायर द प्रेशर मोर विल बी solubility of गैस। अब ये गैस का सोल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगा तो उसका एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे कि लॉ, उस लॉ का नाम है, नियम का नाम है हेनरीज लॉ या हेनरी के नियम। हेडिंग डालिए हेनरीज लॉ। हेनरी का नियम होता क्या है? तो बच्चों हेडिंग डालिए हेनरीज लॉ के बारे में। बहुत बढ़िया टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हिंदी वाले बच्चे पढ़े होंगे। हेनरी के नियम, ये क्या होता है बच्चों? हेनरी के नियम बता सकते हैं? हेनरी का नियम क्या होता है? ये हेनरी का लॉ क्या होता है बताइएगा कोई बच्चे। देखिए हेनरी ने सबसे पहले रिलेशन बताई थे दो फैक्टर के बीच में, ध्यान दीजिएगा। एक पार्शियल प्रेशर और एक सोल्युबिलिटी के गैस के बीच में रिलेशन बताई थी हेनरी सर। एक फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, हेनरी वाज गिव फर्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन। हेनरी वाज फर्स्ट गिव, लिख दीजिए हेनरीज वाज फर्स्ट गिव क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन दिया। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस फर्स्ट रिलेशन दिया।
तो ये हेनरी लॉ होता क्या है? ये हेनरी लॉ एप्लीकेबल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो लिख देंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid directly proportional partial pressure of gas, partial pressure of gas above liquid surface is called, बच्चों इसका नाम देंगे हेनरीज लॉ। हम एक लाइन में लिखेंगे तो हेनरीज लॉ को ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, solubility of gas is directly proportional partial pressure of gas above liquid surface के ऊपर में solubility के लिखते हैं x gas is directly proportional to partial pressure of gas। क्या बाबू मैं solubility को ऐसे लिख सकता हूँ? अपोजिट में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई इसी को तो लिख सकते हैं, solubility of gas is directly proportional to partial pressure of gas, या उसको उल्टा हम ऐसे लिख सकते हैं, partial pressure of gas is directly proportional to solubility of gas। मैथ के अनुकूल नहीं लिख सकते हैं जी, लिखेंगे partial pressure of gas is directly proportional to solubility of gas। बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो partial pressure of gas बराबर KH into solubility of gas आएगा। इस लॉ को बोलते हैं हेनरीज के लॉ। बच्चों यहाँ पे पी गैस का नाम क्या होता है? पार्सल प्रेशर ऑफ गैस, पार्सल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस, पार्सल प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस। केएच का नाम क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट, इसका नाम होता है हेनरीज कांस्टेंट। एक्स गैस को क्या बोलेंगे? solubility of gas, solubility of gas, ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ यूनिट ऑफ केएच, केएच का यूनिट क्या बनेगा? यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज, जो होगा उसका यूनिट केटीएम होगा, या नहीं तो बार होगा, या नहीं तो एमएम मरकरी होगा, तीनों में से कोई एक। आप पूछोगे कैसे सर, इसका यूनिट ज्ञात करना, तभी फॉर्मूला पढ़े हो ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू सोलिबिलिटी ऑफ गैस, पढ़े हो ना, तो लिखेंगे KH बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अब बट्टा में सोलिबिलिटी ऑफ गैस लिख देंगे। KH बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मतलब प्रेशर का यूनिट, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट लेस होता है, इसका यूनिट नहीं होगा, तो जो प्रेशर का यूनिट होगा वही हेनरी कांस्टेंट का यूनिट होगा। तो हम ऐसे लिख दे, क्या लिखेंगे बोलो? यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर का पार्शियल प्रेशर का यूनिट बनेगा वही हेनरी कांस्टेंट का यूनिट होगा। हो सकता इतना किसी बच्चे को दिक्कत, इतना अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दो। अब उसका बताएंगे हम आपको ग्राफ, ग्राफ कैसे हेनरी लॉ का बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए भाई साहब ग्राफ के बारे में। हेडिंग डालिए ग्राफ। अभी आप फॉर्मूला तो पढ़े हो ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर, याद है बच्चों, हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इक्वेशन बना दोगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन, y बराबर mx प्लस c, इंटरसेप्ट में कुछ है तो क्या है 0, याद है। y एक्सिस में कौन हो जाएगा, कोई बच्चे बताओगे? ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। y एक्सिस में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, क्या हो जाएगा बोलिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या होगा? सोलिबिलिटी ऑफ गैस।
भाई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इंटरसेप्ट 0 है, कटान बिंदु 0 है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब डिपेंड करता है कि भाई KH किन बात पर डिपेंड करेगा। एक और पॉइंट बनाना, हेनरी कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करेगा। लेकिन हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ गैस बाबू, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करेगा हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू। हेनरी कांस्टेंट किन बात पे डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे निर्भर करेगा और क्या चीज पर निर्भर करेगा बोलिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के नेचर पे निर्भर करेगा हेनरी कांस्टेंट। अब मेरे प्यारे दोस्त हम आपको सिखाएंगे लिमिटेशन, हेनरी लॉ का लिमिटेशन क्या है, शर्त क्या है, कहां जाके हेनरी लॉ फ्लॉप कर जाते हैं, हेनरी लॉ फेल हो जाते हैं। तो हेडिंग डालिए लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, वहां जाके नियम फेल कर जाएगा। तो हेडिंग डालिए आप लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। बड़ा बढ़िया टॉपिक है, यहाँ जाके हेनरी लॉ फेल कर जाते हैं, फ्लॉप कर जाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट कहाँ फ्लॉप करेंगे हेनरी लॉ। सबसे पहला पॉइंट, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। बट कौन कौन गैस नहीं रिएक्शन करेगा सॉल्यूशन के साथ, एनसीईआरटी में ध्यान दिया 3 गैस, एक होता CO2 गैस, एक होता अमोनिया गैस और एक होता HCl गैस। ये कभी भी सॉल्यूशन के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करेगा, इसी बात को लिखना, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन। लाइक जैसे में देखिए फर्स्ट पॉइंट, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन, लाइक जैसे में, इसका एग्जांपल का नाम है CO2, अमोनिया एंड HCl गैस। इसके साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। ठीक, दूसरा लिमिटेशन है कि भाई साहब प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। तो दूसरा लिमिटेशन है, दूसरा शर्त यहाँ फेल कर जाएगा। प्रेशर शुड बी हाई, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, प्रेशर शुड बी लो, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी हाई। बच्चों यहाँ पे हेनरी लॉ फ्लॉप कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा लिमिटेशन है हेनरी कांस्टेंट जो है वो कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन KH इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, KH हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हेनरी कांस्टेंट में टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, भाई हेनरी कांस्टेंट का चौथा पॉइंट क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ KH का मान जितना ज्यादा होगा वो कम घुलनशील होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान देना, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। तो फोर्थ पॉइंट, हायर वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी solubility, नेक्स्ट पॉइंट पांचवा, हेनरी कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड, हेनरी कांस्टेंट निर्भर नहीं करता पार्शल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। हेनरी कांस्टेंट दो बात पे डिपेंड नहीं करता, एक पार्शल प्रेशर दूसरा मोल फ्रैक्शन पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट नियतांक का। तो इतना बात लिमिटेशन होता है लॉ का, जहाँ पे हेनरी लॉ फ्लॉप कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम आपको बताएंगे लिमिटेशन के बाद हम बताएंगे एप्लीकेशन, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में लिखिए फटाफट, हटा दे बालक, लिख लीजिए फटाफट। चलिए देखिए अब एप्लीकेशन के बारे में हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन।
तीन एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट वाटर या सोडा वाटर। सॉफ्ट वाटर या सोडा वाटर में CO2 की सोलिबिलिटी को बढ़ाएगा। तो पहला एप्लीकेशन में लिख दीजिए इंक्रीज, फर्स्ट एप्लीकेशन में लिखेगा इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट वाटर या और सोडा वाटर। सोडा वाटर में सोलिबिलिटी CO2 का बढ़ेगा। क्या सोडा वाटर बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, बोतल को सील कर देंगे, हाई प्रेशर पे ले जाकर बोतल को टाइट कर देंगे, सील पैक कर देंगे। बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर पे बोतल को सील्ड कर देंगे। यानी तो हम एक लाइन में कह सकते थे या इसका यूज करेंगे वीवरेज में यूज करेंगे, मृदु पेय पदार्थ में यूज करेंगे, मृदु पेय पदार्थ में यूज करेंगे, पेय पदार्थ में हिंदी का यूज करेंगे, एप्लीकेशन का यूज करेंगे। कि दोनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लिख दीजिए। चाहे बीवरेज में यूज करेंगे या इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट वाटर या सोडा वाटर, बोतल सील अंडर हाई प्रेशर, बोतल को सील कर देंगे, अंडर हाई प्रेशर में बोतल को सील कर देंगे, पैक कर देंगे। ठीक, एप्लीकेशन नंबर 2 डालेंगे बच्चों। सेकंड एप्लीकेशन एस्क्यूबा ड्राइविंग का नाम सब सुने, एस्क्यूबा डाइविंग, गोताखोर ना। जब गोताखोर पानी के अंदर में डुबकी लगाएगा, पानी के अंदर में, तो चलिए हम तालाब बनाते हैं। ओके, ये बना दिया तालाब, ये बन गया आपका तालाब ना। यहाँ पे गोताखोर पानी में डुबकी लगाएगा, ये पानी का लेयर हो गया, क्लियर, ये पानी का लेयर हो गया। जैसे जैसे गोताखोर पानी के नीचे जाएगा, मान लीजिए गोताखोर हुआ, इस गोताखोर का नाम है रमेश, ये गोताखोर है, इस गोताखोर का नाम क्या है, रमेश। जैसे रमेश पानी में डुबकी लगाएगा, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर, नीचे उड़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। मोर सोलिबिलिटी, उतने घुलनशीलता और बढ़ेगा, मोर सोलिबिलिटी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे एस्क्यूबा ड्राइविंग के बारे में, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन ऑक्सीजन सिलेंडर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज, ऑक्सीजन गोताखोर के सिलेंडर में नाइट्रोजन के अमाउंट को घटा देंगे, हीलियम के अमाउंट को बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इन ऑक्सीजन सिलेंडर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज एंड helium added in एस्क्यूबा डाइविंग, गोताखोर के सिलेंडर में। ओके, जैसे हमारे ब्लड में नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड कैपिलरी में बबल्स उत्पन्न होगा, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाएगा और शरीर में एक प्रकार से जलन उत्पन्न होगा। बायोलॉजी में जलन को दर्द का नाम देते हैं बेंड्स। लिख देंगे दूसरा पॉइंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड टू अवॉइड बेंड्स। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बेंड्स मतलब जलन होना स्टार्ट हो जाएगा, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जलन या दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में बायोलॉजी का शब्द लिखा हुआ है बेंड्स। बेंड्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, ध्यान रखिएगा, बायोलॉजिकल टर्म है जो जलन को या दर्द को शरीर में पैदा कर देगा। जब ऑक्सीजन सिलेंडर को पीठ पर लेकर पानी के अंदर में डुबकी लगाए तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम का परसेंटेज फिक्स होता है। उस बात को आप नोट में डाल दीजिए, इस पॉइंट को आप नोट में लिखिए। इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ एस्क्यूबा ड्राइविंग, इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ एस्क्यूबा डाइविंग कितने प्रकार के गैस होते हैं, 3 प्रकार के गैस होते हैं, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस, 3 प्रकार के गैस होता है, ध्यान दीजिएगा।
उसका परसेंटेज बच्चों फिक्स होता है सिलेंडर में। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वह 56.7% होता है, ध्यान रखिएगा। 56.7 है, 56.2% होता बाबू, 56.2% होता। ऑक्सीजन का परसेंटेज होता वह 32.1% होता। और हीलियम का जो परसेंट हुआ, हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम है, हीलियम है। हीलियम का जो परसेंटेज होगा वह 11.7% होगा, 11.7% होगा। एस्क्यूबा ड्राइविंग के सिलेंडर में, एस्क्यूबा ड्राइविंग के सिलेंडर में नाइट्रोजन फिक्स होते हैं, ऑक्सीजन फिक्स होते हैं और हीलियम फिक्स होते हैं। ये दो एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है, किसका? हेनरी का, हेनरी लॉ का दो एप्लीकेशन के बारे में, ठीक। चलिए अब तीसरा एप्लीकेशन बताएंगे। जब वो पहाड़ के चोटी पर चढ़ते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, हमारे सेल को उतना प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे ब्रेन के सेल में क्या होगा? सफोकेशन हो जाएगा और सिर में चक्कर आएगा। उस चक्कर को बायोलॉजी टर्म में लिखते हैं एनोक्सिया। एक लाइन में लिखना, माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया। पहाड़ के चोटी पर चढ़ने वक्त सिर में चक्कर आता, उसी चक्कर का नाम देंगे एनोक्सिया। शब्द लिखिए, एनोक्सिया। माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया, माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया। बाबू एनोक्सिया का मतलब क्या होता है? सिर में चक्कर आना। दिल में नहीं आएगा बुआ, दिल में नहीं, सिर में चक्कर आना। ओके, अब हम आपसे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में। कंप्लीट हो गया। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, तो लिखिए हेडिंग नंबर 2, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में घटेगा। एक लाइन लिख दीजिए, हायर टेम्परेचर लेसर विल बी solubility of gas in liquid। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही गैस की घुलनशीलता वाटर में घटेगा। इसमें दो शब्द मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कितना शब्द मिलेगा? दो शब्द मिलेगा। एक शब्द मिलेगा इंडोथर्मिक रिएक्शन, याद है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक शब्द मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब समझते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा, अब ये पढ़े हो, सोलिबिलिटी घटेगा। सोलिबिलिटी क्या होगा? बोलो, सोलिबिलिटी घटेगा। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घटेगा। भाई इंडोथर्मिक मतलब उष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर घटेगा तो सोलिबिलिटी बढ़ेगा। सोल्यूबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा। इतना बालक ये टॉपिक था हेनरीज लॉ का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। ये मेन पॉइंट था, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ग्रेटली अफेक्टेड बाय टू फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब दो तीन क्वेश्चन को, पीवाईक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं ताकि ब्रेन आपका और डेवलप हो जाए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द सोलिबिलिटी। पहले जो दिया हुआ डाटा को बगल में लिखिए, तब ब्रेन चलेगा। अपने आप दिमाग काम करेगा, नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द सोलिबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर एट ए टेम्परेचर इतना। व्हाट इज द सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी का रहता है एक्स। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस के बदला में दिया ऑक्सीजन गैस, तो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना बच्चों। व्हाट ज्ञात करना मतलब फाइंड करना व्हाट। टेम्परेचर से यहाँ पर हमको कोई मतलब नहीं है कि इसमें टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है। When the partial pressure exerted by oxygen, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यही लिखते ना, PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ? एक बार। क्वेश्चन देखिए, हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ, बोलिए कितना दिया हुआ? 34,840 बार
लीटर पर मोल, है ना। अब यहां से आप ज्ञात नहीं कर पाओगे सोलिबिलिटी के बारे में, याद करो हेनरीज लॉ भी पढ़े, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इंटू सोलिबिलिटी ऑफ गैस, नहीं बनेगा आपसे। पार्शियल प्रेशर आपको एटीएम में बार में दिया हुआ है, बार में, और KH का मान भी बार में दिया हुआ है, तो दोनों का यूनिट सेम है, तो इसमें एटीएम और बार का कोई चक्कर नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो आप बताओ भाई साहब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कितना दिया, एक बार दिया, हेनरी कांस्टेंट दिया 34,840 इंटू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ से आप सोलिबिलिटी ऑफ गैस नहीं निकाल सकते हो क्या, सोलिबिलिटी ऑफ गैस बराबर 1/, इसे लिख सकते हैं 34,840। क्लियर, क्या हम इसको मैथ में ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा बायोलॉजी वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3484 इंटू 10, 10 से गुना कर 10 आ जाएगा। अगर हम एक में डिवाइड करें 3484 से, तो इसका मान आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा, इसका जो मान आएगा हमको जो लगता है लगभग ये 0.00287 डिवाइडेड बाय 10, 10 से भाग दोगे मेरे प्यारे दोस्त, आ जाएगा 0.0004 में 0 हो जाएगा, तो एक अंक और जाएगा, तो 40287। डेसिमल को लाना 2 के पास, तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या लिखिएगा, ये डेसिमल को 2 के पास लाओगे तो 2.87, कितने अंक के बाद 1 2 3 4 5, 10 का पावर -5। अगर डेसिमल को राइट में ले जाओगे ना, राइट में, एक्सपोनेंट नेगेटिव में बढ़ेगा, पावर नेगेटिव में बढ़ेगा, तो आपका मान क्या होगा, 2.87 इंटू 10 का पावर -5, ये हो जाएगा सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एक मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, इसलिए आंसर चल गया। कोई दिक्कत, इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लोगे। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1.7 क्वेश्चन, 1.7 क्वेश्चन एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा। अगर 1.7 क्वेश्चन आपका बन जाएगा तो जेई 2009-2017 का जेई का क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं 1.7 क्वेश्चन के बारे में। ओके, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो दिमाग लगाइए कैसे बनाओगे, कैसे बनाइएगा, जो दिया हुआ उसको बगल में लिखिए, क्या सब दिया हुआ, एक डाटा लिखिए, उसके बाद हम दिमाग लगाते हैं। सुनिए, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, हेनरी लॉ कांस्टेंट का मान दिया हुआ, यानी KH का मान दिया हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, KH का मान कितना दिया, 1.67 इंटू 10 के पावर कितना दिया बच्चों, 8 पास्कल। ओके, इस टेम्परेचर से बोले थे कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी मतलब मात्रा, इस क्वांटिटी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करना है, मात्रा मतलब वेट ऑफ CO2, ये फाइंड करना, ये वाट ज्ञात करना। ओके, वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम कितना दिया, सोडा वाटर का वॉल्यूम दिया 500 ml, यानी ये वाटर है, सोडा वाटर है, 500 ml वॉल्यूम दिया, व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 प्रेशर, प्रेशर भी दे दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी दे दिया, कितना दे दिया 2.5 atm दे दिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ किस गैस का बात करेगा, तो CO2 गैस, ध्यान दीजिएगा, किस गैस का बच्चों बात करेगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का दे दिया पार्शियल प्रेशर 2.5 atm। अब कहता है आपसे मास ऑफ CO2 का वेट ज्ञात करने के लिए, कैसे ज्ञात करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे ज्ञात करो देख लो। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा बच्चों, आप कैसे दिमाग लगाओगे, अभी तो आप पढ़े हो ना, देख लो पहले, इसका यूनिट पास्कल में दिया हुआ और इसका यूनिट एटीएम में दिया हुआ, ये तो दोनों वेरिएबल है, पहला स्टेप इन दोनों को यूनिट सेम करो, चाहे पास्कल बना लो चाहे एटीएम में बना लो, दोनों में से कोई एक बना लो। कैसे बनाओगे, तो ध्यान दीजिए, एक रिलेशन होता है, एक एटीएम बराबर 1.01 गुणे 10 के पावर इंटू 10 के पावर 5 पास्कल, ये रिलेशन होता है, इसका यूज कीजिए। भाई साहब ये एटीएम का मान दिया हुआ, यहाँ देख लीजिए 2.5 है ना जी, इंटू मल्टीप्लाई करोगे 1.01 इंटू 10 के पावर 5 से गुना कीजिए, कोई बच्चे गुना करने पे कितना होता है, गुना करने पे इसका मान जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त 2.5325, 2.5325 गुने 10 के पावर 5, कितना आ जाएगा पास्कल। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत होना चाहिए, हमको जहां तक तो है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, क्या
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। किस गैस का बात करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हेनरी कांस्टेंट इनटू सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अभी तो आप निकाले हो, कितना आया बोलो? 2.5325 इंटू 10 के पावर 5। हेनरी कांस्टेंट का भी मान दिया हुआ 1.67 इंटू 10 के पावर 8 पास्कल इंटू सोलिबिलिटी ऑफ CO2 यहाँ से निकाल लोगे तो मेरे प्यारे दोस्त बोलो सोलिबिलिटी ऑफ CO2 बराबर क्या लिखोगे, बता सकते हो? ये क्या लिखोगे? 2.5325 गुने 10 के पावर 5। अब बट्टा में बच्चों क्या लिखिएगा? 1.67 इंटू 10 के पावर 8। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आप यहां से निकाल सकते हो क्या? सोलिबिलिटी ऑफ CO2 का मान डिवाइड कीजिए कोई बच्चे, इसको भाग डिवाइड करो, बता सकते हैं कोई कितना आएगा? डिवाइड करने पे इसका मान हमको जहां तक लगता है 2.5325 में भाग दोगे 1.67 से, इसका मान आएगा 1.57। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। हाँ, आप एक बार ट्राई कर लेना। इंटू पावर जो ऊपर ले जाएंगे तो बेस समान है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये आ जाएगा सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस। ओके, क्या आ जाएगा? सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस। अब इसी पॉइंट को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए सोलिबिलिटी ऑफ CO2 गैस कितना आया था? तब लिखिए ना जी, कितने आया था? सोलिबिलिटी ऑफ 1.57 गुना 10 के पावर -3, 1.57 इंटू 10 के पावर -3 ना। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2, तो क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो मोल ऑफ सॉल्यूट बट्टा में टोटल मोल, लिख सकते हैं मोल ऑफ CO2 बट्टा में टोटल मोल, मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर को डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ वाटर, नहीं लिख सकते क्या? 1.57 इंटू 10 के पावर -3। कोई दिक्कत? मेरे प्यारे दोस्त यहाँ ध्यान दो, हेयर यहाँ पे मोल ऑफ CO2 का जो मोल है वह वेरी वेरी लेस देन है। किससे? मोल ऑफ वाटर से। वाटर के मोल से CO2 का मोल बहुत ही कम है। अगर डिनोमिनेटर पार्ट में मोल ऑफ CO2 बहुत ही कम होगा तो मोल ऑफ CO2 को निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्ट मान के चलेंगे। ये टर्म आपको निग्लेक्ट हो गया। बोलिए आप क्या लिखोगे? मोल ऑफ CO2 बटा में मोल ऑफ वाटर लिख सकते हो, बराबर क्या आ जाएगा? 1.57 इंटू 10 के पावर -3। अब मोल ऑफ CO2 तो भाई साहब गिवन मास, इसी का तो मोल ऑफ CO2 क्या करना, बट्टा मोलिकुलर मास CO2 का तो 44 हो जाएगा। बट्टा में क्या लिखा? मोल ऑफ वाटर। अब मोल ऑफ वाटर के ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ 500 ml। वॉल्यूम 500 ml को हम 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी होने के कारण से 1 ग्राम पर सीसी होने के कारण से हम 500 ml को 500 ग्राम भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ लिखेंगे गिवन मास तो 500 ग्राम हो जाएगा वाटर का मास। मोलिकुलर मास वाटर का सब जानते हैं H2O, 2 + 16 बराबर 18 हो जाएगा जी। हाँ, बराबर क्या होगा? 1.57 इंटू 10 के पावर -3। कोई दिक्कत? थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन मोल ऑफ CO2 बट्टा में 44 पलटी मारेंगे, 18 ऊपर चल जाएगा, 500 नीचे आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त 1.57 इंटू 10 के पावर -3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बोलो? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मोल ऑफ CO2 इंटू 500 बराबर क्या आ जाएगा? 44 इंटू 18 इंटू 1.57 इंटू 10 के पावर -3। आप बता दो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ, मास ऑफ CO2 बराबर 44 इंटू 18 इंटू 1.57 इंटू 10 के पावर -3 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 500। इतना को गुना भाग कीजिए, क्या आएगा करने पे बताओ? जब इतना को गुना भाग करोगे मेरे प्यारे दोस्त, भाग दोगे 18 से। जब इतना को आप गुना भाग करोगे मेरे प्यारे दोस्त, भाग दोगे 18 से, तो क्या होगा बताओ? कर सकते हो ना? ये हो गया। तो भाग देने पर जो आपका मान आएगा, जो हमको लगता है अप्रोक्सीमेट में 1.7 ग्राम आएगा। 1.7 ग्राम आप देकर एक बार देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। ये NCERT का क्वेश्चन है,
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कीजिएगा कैलकुलेशन। कोई दिक्कत होगा तो फिर हम आए, हमको कमेंट सेक्शन में बोलोगे, हम आपको बताएंगे। चलिए थोड़ा इधर देख ले तो बाबू, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा देख लीजिए, फिर से देखिए कैलकुलेशन, फिर से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बच्चे बताओगे, इसको हटाओ, लो अब कीजिए, क्या होगा, गिवन मास CO2 डिवाइडेड बाय 44, पलटी मारिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 18 चला जाएगा ऊपर और 500 चला जाएगा नीचे, बराबर क्या होगा 1.57 इंटू 10 का पावर -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ CO2 इंटू 18, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 44 इंटू, हम लोग यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1.57 इंटू 10 का पावर -3, तो मास ऑफ CO2 बराबर क्या लिखोगे बोलो, 44 इंटू 500 इंटू 1.57 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड हो जाएगा 18। बच्चों जब इसको भाग दोगे ना, जब इसका भाग दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, इसका मान जो आएगा 1.7 ग्राम आएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग ये मान आएगा। ओके, इस तरीका से आप क्वेश्चन को डील करोगे, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी धड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, कोई भारी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं। चलिए एक जेई का क्वेश्चन करके देखते हैं, अकल खुल जाएगा। चलिए इसको हटा दिया जाए, चलिए क्वेश्चन लिखिए जेई वाला, ये जेई का क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2009 या 2017 में से पूछा गया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहले दिया क्या है, KH का मान दिया हुआ, KH फॉर नाइट्रोजन का दिया हुआ कितना, 1 इंटू 10 का पावर 5 ATM ये दिया हुआ, ओके हाँ 298 केल्विन, हमको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का दिया हुआ कितना दिया बाबू, 0.8। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन हमको चाहिए, याद करना है। एयर दैट डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर आपको दिया है बाबू, 10 मोल वाटर का दिया हुआ, 10 मोल वाटर का दिया हुआ, हाँ प्रेशर भी दिया हुआ आपको, क्या दिया बोलिए, प्रेशर भी दिया हुआ, प्रेशर भी दिया हुआ, टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ 5 ATM दिया हुआ, कितना दिया बोलिए 5 ATM। तो कहता बताओ मोल ऑफ वाटर, मोल क्या कहता है, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा बताइए, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, मोल ऑफ वाटर दिया हुआ है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अभी आप पढ़े हो पार्सल प्रेशर ऑफ गैस बराबर पढ़े थे ना, हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, नहीं पढ़े हो, कौन से गैस का बात करता, पार्सल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर, नहीं पढ़े हो, KH इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन। ओके भाई आपको पार्सल प्रेशर नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर टोटल प्रेशर 5 ATM दिया हुआ है, टोटल प्रेशर को पहले आप डाल्टन्स लॉ से पार्सल प्रेशर याद करो नाइट्रोजन का, तो लिखेंगे किस लॉ के अनुसार, डाल्टन्स लॉ के अनुसार। डाल्टन्स लॉ क्या बोले थे याद है, पार्सल प्रेशर ऑफ गैस बराबर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किस गैस का बात करेगा, पार्सल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस बराबर टोटल प्रेशर इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। टोटल प्रेशर आपको क्वेश्चन में कितना दिया 5, मोल फ्रैक्शन देखिए नाइट्रोजन का दिया कितना दिया 0.8, मेरे प्यारे दोस्त गुना करोगे 8 पंचे 40, 4 ATM हो जाएगा आपका पार्सल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो उसको उठा के यहाँ बैठा दीजिए, KH का मान आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 1 इंटू 10 के पावर 5, यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ज्ञात कर लोगे मेरे प्यारे दोस्त। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या हो जाएगा 4/1 इंटू 10 के पावर 5। बच्चों बताओ सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन बराबर क्या लिखोगे 4 इंटू 10 के पावर -5। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन निकल गया, ठीक। अब हम आपसे बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के बाद मोल ऑफ किसका ज्ञात करना, मोल ऑफ नाइट्रोजन, बट मोल ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन जो अभी आप ज्ञात किए हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन जो अभी आप ज्ञात किए थे 4 इंटू 10 के पावर कितना था -5 ना, 10 के पावर -5 था, 10 के पावर -5। अब ये मोल फ्रैक्शन के बारे में पहले से जानते हो, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो लिख देंगे मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर, लिख सकते हैं बाबू क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 के पावर -5। ओके
ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तब काम चलेगा। हायर मोल ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी 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 लेस देन मोल ऑफ वाटर। भाई मोल ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही कम है भारत, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट से इसको निगलेक्ट कर देंगे। यही कंसेप्ट आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी किए, तो यही क्वेश्चन आप आईआईटी के क्वेश्चन में भी लगाओगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, मोल ऑफ नाइट्रोजन बट्टा में मोल ऑफ वाटर। मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा बोलो, 4 × 10⁻⁻⁵। क्वेश्चन में आप देखिए मोल ऑफ नाइट्रोजन ज्ञात करना, मोल ऑफ वाटर क्वेश्चन में 10 दिया हुआ, 4 × 10⁻⁵ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 10⁻⁵ × 10 से गुना कर देंगे पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा, -5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर बच्चों 4 × 10⁻⁻⁴। देखिए कोई आपका ऑप्शन होगा, टिक लगाओ। कोई दिक्कत है क्या, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, देखिए ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, आपको धड़फड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप निफिक्र रहिए, आराम से बनाइए। अगर मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। ओके बालक, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।